नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप या भौगोलिक स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप की दृष्टि से राजस्थान को 4 भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है। पहला पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती के मैदान या हाड़ौती के पठार के रूप में भी जाना जाता है। तो यह तैथिस सागर के अवशेष के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति गंगा व यमुना नदी द्वारा लाई गई मृदा से पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार का निर्माण गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा निकला वह धरातल पर धीरे धीरे जमता गया और कालांतर में वह कठोर हो गया और पठार के रूप में निर्मित हो गया। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण इसी ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। यदि हम इन्हीं चारों धरातलीय स्वरूपों या भौगोलिक स्वरूप के कालखंड की बात करते हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति जो कि तैथिस सागर के अवशेष के रूप में हुई है, नियोजोइक महाकल्प में हुई है। इसी नियोजोइक महाकल्प को नूतन महाकल्प भी कहा जाता है। इस नियोजोइक महाकल्प में एक युग आया जिसे प्लीस्टोसीन काल कहा जाता है। उसी प्लीस्टोसीन काल में तैथिस सागर के अवशेष से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण जो कि गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, एओजोइक महाकल्प आया जिसे आद्य महाकल्प भी कहा जाता है। उस महाकल्प में एक काल प्री कैम्ब्रियन काल आया। उसी काल में गोंडवाना लैंड से अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो कि गंगा यमुना नदियों द्वारा लाकर बहाई गई या बिछाई गई मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ। नियोजोइक महाकल्प में एक युग आया प्लीस्टोसीन काल, उस काल में इसका निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण भी नियोजोइक महाकल्प में हुआ और पूर्वी मैदानी प्रदेश का भी निर्माण नियोजोइक महाकल्प में हुआ। दोनों के कालखंड की बात करें, काल की बात करें तो दोनों कालखंड भी समान है, प्लीस्टोसीन काल और प्लीस्टोसीन काल, अर्थात दोनों का निर्माण एक ही युग में एक ही कालखंड में हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम देखें पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की तुलना में पहले हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण बाद में। यदि हम देखें नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टी, एक पुरानी जो लोड मिट्टी होती है उसे हम बागर बोलते हैं और नवीन जो लोड मिट्टी होती है उसे हम खादर बोलते हैं। यदि हम खादर की बात करें तो उसका निर्माण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के निर्माण के बाद में हुआ है, जबकि बागर का निर्माण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से पहले हुआ है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, मेसोजोइक महाकल्प अर्थात मध्यजीवी महाकल्प में क्रेटेशियस काल में इसका उद्गम हुआ। अब हम चर्चा करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की कि इसका विस्तार और इसका उद्गम किस प्रकार हुआ, तैथिस सागर के अवशेष के रूप में यह किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, उसकी चर्चा करते हैं। प्रारंभ में संपूर्ण स्थल मंडल एक इकाई के रूप में था जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। संयुक्त रूप से इसे पेंजिया कहा जाता था। इस पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जल राशि थी जिसे हम जल मंडल की उपाधि देते हैं और इसी को पेंथालासा कहा जाता था। पेंथालासा सागर कालांतर में भूगर्भिक चट्टानों के टकराव होने के कारण यह स्थल मंडल या पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग उत्तरी पेंजिया कहलाया और इस स्थल मंडल का दक्षिणी भाग दक्षिणी पेंजिया कहलाया। उत्तरी भाग जो कि कालांतर में अंगारा लैंड के नाम से जाना गया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया।
और इसके बीच में जहां यह खाड़ी का निर्माण हुआ, जल भर गया, जिसे कालांतर में टेथिस सागर कहा गया। कालांतर में फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की चट्टानों में, आंतरिक चट्टानों में आपस में टकराव हुआ और यह विभिन्न इकाइयों में खंडित होकर विभिन्न जगह पर स्थापित हो गई। जहां जहां इस स्थल मंडल अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड के हिस्से गए, वहां पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर फैले हुए सातों महाद्वीप अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के ही हिस्से हैं। जहां बहुत सी जगह पर अंगारा लैंड के हिस्से गए और बहुत सी जगह पर गोंडवाना लैंड के हिस्से गए। और जहां जहां जल मंडल का भाग पहुंचा, या यूं कहें कि पैथालासा सागर के भाग पहुंचे, वहां पर महासागरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। और टेथिस सागर के अवशेष, जिसे हम रेतीली, बलुई मृदा कहते हैं, जहां जहां पहुंचे वहां मरुस्थलों का निर्माण हुआ। हम ये जानते हैं कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इसी घूर्णन गति के कारण इस सागर का पानी आगे की ओर चला गया और टेथिस सागर के अवशेष रेतीली बलुई मिट्टी का जमाव महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में हुआ। हम देखते हैं कि अधिकांश महाद्वीपों के पश्चिमी भाग मरुस्थलीय हैं। इसी प्रकार राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वह टेथिस सागर के अवशेष के रूप में, जो कि हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग में। अब हम करते हैं चर्चा इसकी विस्तार की, कि पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार किस प्रकार है। राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूपों में प्रथम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ये थार का मरुस्थल अकेले भारत में नहीं, जबकि 2 देशों में, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत में थार के मरुस्थल का 62% और पाकिस्तान में 38%। अर्थात यूं कहें कि थार के मरुस्थल का विस्तार 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान में। थार के संपूर्ण मरुस्थल का 62% भारत में है और 38% पाकिस्तान में। इसी 62% में से थार के मरुस्थल का विस्तार भारत में भी 4 राज्यों में है, एक राजस्थान और शेष पंजाब, हरियाणा और गुजरात। इन 4 राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। 62% का 61.11% भाग राजस्थान में और 0.89% भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थार के मरुस्थल का 61.11% या 61.11% भाग अकेले राजस्थान में। राजस्थान में थार के मरुस्थल का 2,09,042 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तार है। इसमें से 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पूर्ण रूप से मरुस्थलीय, या यूं कहें कि मुख्य मरुस्थल है। इस प्रकार राजस्थान में थार के मरुस्थल का 61.11% भाग है। यदि हम राजस्थान में थार के मरुस्थल के विस्तार की बात करते हैं तो यह संख्यात्मक रूप से राजस्थान के 12 जिलों में विस्तृत है। गंगानगर से लेकर जालोर तक और नागौर से लेकर जैसलमेर तक थार के मरुस्थल का विस्तार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में जितने जिले विस्तृत हैं उन सभी जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 12 जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। यदि हम थार के मरुस्थल की राजस्थान में बात करें
तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लगभग 640 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम लगभग 300 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए। इस प्रकार थार के मरुस्थल उत्तर से दक्षिण 640 किलोमीटर लंबा और पश्चिम से पूर्व 300 किलोमीटर लगभग चौड़ाई लिए हुए हैं। थार के मरुस्थल की चर्चा हम राजस्थान के मैप में भी करते हैं। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण की बात करते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला थार के मरुस्थल को शेष राजस्थान से पृथक करती है। इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, पूर्व से पश्चिम जहाँ थार के मरुस्थल का विस्तार है, इसी थार के मरुस्थल में हम बात करते हैं वर्षा रेखा की। 3 प्रकार की वर्षा रेखाओं का यहाँ पर विशेष महत्व है। मैं उन्हीं तीनों वर्षा रेखाओं की चर्चा करना चाहूंगा। उसमें सर्वप्रथम 50 सेमी वर्षा रेखा। यह 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला के समांतर गुजरती है और अरावली पर्वतमाला की तरह यह भी पश्चिमी मरुस्थल को शेष राजस्थान से पृथक करने का कार्य करती है। इस 50 सेमी वर्षा रेखा के बारे में गत दिनों आरपीसी द्वारा दी गई परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा को निर्धारित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। तो यह थार के मरुस्थल का पश्चिमी भाग और यह थार के मरुस्थल का पूर्वी भाग। इस पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है, तो यह थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। इसी प्रकार अन्य 10 सेमी वर्षा रेखा की बात करते हैं। यह वर्षा रेखा राजस्थान के एकमात्र जिले जैसलमेर से गुजरती है। जैसलमेर से यह 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा एक तरफ जैसलमेर से गुजरती है तो दूसरी तरफ यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन का कार्य भी करती है। या यूं कहें कि 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है और यह राजस्थान और भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा के समांतर भी गुजरती है। इसी प्रकार की एक अन्य वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। एक तरफ थार के मरुस्थल के अंदर 25 सेंटीमीटर रेखा के पश्चिमी भाग में 0 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वही दूसरी ओर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व की ओर 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रकार यह थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। जहां 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वार्षिक, उस मैदान को शुष्क रेतीला मैदान कहा जाता है और जहां 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है उस क्षेत्र को अर्धशुष्क रेतीला मैदान कहा जाता है। इस प्रकार 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। इस प्रकार वर्गीकरण में हम देखते हैं कि वर्षा रेखा जो 25 सेंटीमीटर है थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। दोनों भागों की आगे चर्चा करते हैं। नंबर 1 शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा अर्धशुष्क रेतीला मैदान। प्रथम हम बात करते हैं शुष्क रेतीला मैदान की। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक बालू का स्तूप
मुक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जहां पर बालू का स्तूपों का निर्माण नहीं होता वह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है, और जिस क्षेत्र में बालू का स्तूपों का निर्माण होता है वह बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। यदि हम थार के मरुस्थल के शुष्क रेतीले मैदान की बात करें तो इसमें से 41.50% भाग बालू का स्तूप मुक्त है और शेष 58.50% भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। अर्थात 41.50% भाग पर बालू का स्तूपों का निर्माण नहीं होता और शेष 58.50% भाग में बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। हम पहले बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पर बात करते हैं कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्यों है, अर्थात इस क्षेत्र में बालू का स्तूपों का निर्माण नहीं होता। बालू का स्तूपों का निर्माण न होने का कारण क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जिसकी चर्चा कर चुके हैं कि 41.50% भाग पर विस्तृत है। इस क्षेत्र में जो कि रेतीला शुष्क मैदान है जहां 20 सेंटीमीटर से कम वार्षिक औसत वर्षा होती है, बालू का स्तूप मैदान पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर और फलोदी जोधपुर, इस प्रकार यह त्रिभुजाकार क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर और फलोदी जोधपुर के मध्य का जो क्षेत्र है यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होने का कारण यह है कि यहाँ पर पथरीला मरुस्थल विस्तृत है। इसी पथरीले मरुस्थल को चट्टानी मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। पथरीला मरुस्थल होने के कारण यहाँ पर बालू का स्तूपों का निर्माण नहीं होता। पथरीले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। पूछा जाए कि हमादा क्या है तो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल है। मैं यहाँ अन्य मरुस्थलों की भी चर्चा करना चाहूंगा। पथरीला मरुस्थल जिसे हम हमादा के नाम से जानते हैं, मिश्रित मरुस्थल जिसमें पथरीला मरुस्थल और रेतीला मरुस्थल दोनों शामिल हों। इस हमादा के चारों ओर जो क्षेत्र फैला है वह पथरीला मरुस्थल और रेतीला मरुस्थल मिक्स होने की वजह से इस मरुस्थल को मिश्रित मरुस्थल कहा गया है। और मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। मिश्रित मरुस्थल को रेग, जिसमें पथरीला और रेतीला मरुस्थल दोनों मिश्रित हों। तीसरा आता है रेतीला मरुस्थल, जिसे इर्ग कहा जाता है। इस प्रकार राजस्थान में 3 प्रकार के मरुस्थल फैले हुए हैं। पथरीला मरुस्थल जिसे हमादा की उपाधि दी गई है, मिश्रित मरुस्थल को रेग और रेतीला मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है। जहां पर पथरीला मरुस्थल नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है, वह इर्ग, और पथरीला मरुस्थल के चारों ओर जहां चट्टान और रेत दोनों मिली हुई हैं उसे रेग कहा जाता है। रेतीले मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पोखरण जैसलमेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर और फलोदी के मध्य का वह क्षेत्र जहाँ बालू का स्तूपों का निर्माण नहीं होता, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है या हमादा क्षेत्र है। इसमें हम ये जानते हैं कि पथरीला मरुस्थल सूर्य की प्रकाश या सूर्य की गर्मी पाकर जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में सीज का निर्माण किया गया। सीज का मतलब सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन, या यूं कहा जाए कि सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र।
सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। सीज का निर्माण पोखरण, जैसलमेर से बालोतरा, बाड़मेर और फलोदी के क्षेत्र के बीच में सीज का निर्माण किया गया है। और इस सीज का निर्माण यहाँ पर राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा किया गया। इस अक्षय ऊर्जा निगम का गठन राजस्थान में अगस्त 2000 में किया गया। अक्षय ऊर्जा निगम का राजस्थान में मुख्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में। सौर ऊर्जा का यहाँ पर अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा इस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। यहाँ से पूछा जाए कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो वह है राजस्थान। राजस्थान में भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। या यूं कहें कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो वह है हमारे राजस्थान का। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, तो यह क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इस संदर्भ में एक प्रश्न की और चर्चा करना चाहूंगा। यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पूर्णतः बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है, राजस्थान में पूर्णतः बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, तो वह है फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर में किसी भी प्रकार के बालू का स्तूप का निर्माण नहीं होता, यह पूर्णतः बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि पोखरण जैसलमेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर के मध्य इस क्षेत्र में अवशिष्ट पहाड़ियों का समूह देखने को मिलता है। अवशिष्ट पहाड़ियां, इन अवशिष्ट पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। राजस्थान में कहीं भी यदि अवशिष्ट पहाड़ियों का समूह है, उन्हें मगरा के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मगरा एक भेड़ की नस्ल भी है जो राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। इन्हीं अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है, जो राजस्थान के थार के मुस्तल में पोखरण जैसलमेर से लेकर बालोतरा तक फैली हुई है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में कुछ अन्य विशेषताओं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में एक अन्य विशेषता लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? यह एक भूगर्भिक जल पट्टी है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती है। इस भूगर्भिक जल पट्टी में पशुओं के लिए पौष्टिक घास या मुख्य घास उगती है, जिसे सेवण कहा जाता है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि सेवण का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक किस राज्य जिले में होता है, तो वह है जैसलमेर। इसी संदर्भ में जैसलमेर के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है, थार का घड़ा। ये थार का घड़ा किसे कहा जाता है, तो वह है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। अन्य बात करते हैं इस क्षेत्र की कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में टर्शियरी व प्लेस्टोसीन काल की परतदार चट्टानों का बाहुल्य है। इन्हीं परतदार चट्टानों को
अवसादी चट्टानें कहा जाता है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में टर्शियरी काल व प्लीस्टोसीन काल की परतदार चट्टानों का बाहुल्य है। इन चट्टानों में चूना पत्थर की प्रधानता है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में टर्शियरी व प्लीस्टोसीन काल की परतदार चट्टानों का बाहुल्य जिसे अवसादी चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों में चूना पत्थर की प्रधानता है और इन्हीं चूना पत्थर की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म अर्थात फॉसिल पाए जाते हैं। यदि आप इन जीवाश्मों को उदाहरण देखना चाहते हैं तो जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकल वुड फॉसिल पार्क इसका अनूठा उदाहरण है। टर्शियरी काल की जो परतदार चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं और इन्हीं जीवाश्मों में जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकल वुड फॉसिल पार्क है। बहुत सी बार प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है, कौन से जिले में है, तो जैसलमेर में है। या किसी उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। हमने थार के भूस्थल के 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी भाग में जहां बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसमें बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की हम चर्चा कर चुके हैं। अगली चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की चर्चा कर चुके हैं। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में जहां बालुका स्तूपों का निर्माण होता है, कौन कौन सी प्रकार के बालुका स्तूप है, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए